प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पाठ 9 पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी परिभाषा ले रहे हैं। उनमें सबसे पहले है मेरा लोहे का चुंबकन और विचुंबकन। विचुंबकन यानी कि चुंबकन समाप्त करना और यहाँ पर लोहे को चुंबकित करना। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको चुंबकन के विषय में बताया था, मोटा मोटा अभी भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि लोह चुंबक के जो परमाणु होते हैं वो नन्हे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और ये सभी जो नन्हे चुंबक होते हैं वो समूहों में, देखिए इस तरह से समूहों में कोई कुछ जो परमाणु हैं वो जो नन्हे चुंबक हैं वो कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में और कुछ इस दिशा में व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण जब तक हम लोह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते तब तक जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य बना रहता है। तो देखिए, ये लगभग जो पार्ट होते हैं, जो समूह होते हैं, इसमें 10 की पावर 17 से लेकर के 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं या नन्हे चुंबक होते हैं। और इस एक भाग को हम लोग डोमेन कहते हैं। ये भी डोमेन, ये भी डोमेन, ये भी डोमेन, ये भी डोमेन। देखिए, इसके बाद में जैसे ही हम इस जो लोह चुंबक है हमारा, इस लोह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तो ये जो डोमेन है, इन डोमेन का जो आकार, यानी कि जो डोमेन मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और जो अन्य मेरे डोमेन होते हैं वो छोटे होना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि जो दिशा में होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और इस प्रकार इस चुंबक के अंदर, यानी कि लोह चुंबक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। दूसरी स्थिति में ये जो डोमेन है मेरे वो घूर्णन करते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि जितने भी समूह होते हैं लगभग सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। और इस जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये था आप लोगों का चुंबकन किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे विचुंबकन की। देखिए, जब चुंबक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे मैंने आपको बताया कि जितने भी समूह होते हैं, जो व्यवस्थित जो डोमेन था, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो रहा था, तो जो उनकी गति होती है वो अनियमित हो जाती है और अनियमित होने के कारण उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण है वो पुनः शून्य हो जाता है और वो क्या होते हैं, इससे जो हमारा चुंबक का गुण होता है वो उसमें से समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं तो पुनः यही प्रक्रिया दोबारा हो जाती है और उसके अंदर चुंबकन का गुण पुनः आ जाता है। अब इसके बाद देखेंगे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकन तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता को हमने परिभाषित करना है। देखिए, चुंबकीय प्रेरण है क्या? किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B से डिनोट करते हैं। और B मेरा होता है φ/a, φ मेरा होता है चुंबकीय फ्लक्स और a की वैल्यू 1 कर दो, यानी कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, और या इसी को हम लोग कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला विमा होती है इसकी ml का पावर 0, t का पावर -2। या दूसरी शब्दों में इसको हम देखें, देखिए जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये समझें कि चुंबकत्व वह चुंबकत्व जो प्रेरण से उत्पन्न हो। तो आप लोग समझ गए होंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि यदि हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है और जो चुंबकत्व हमें प्राप्त होता है उसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉपिक है हमारा चुंबकन तीव्रता। अब चुंबकन तीव्रता देखिए, चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को, जब मेरा पदार्थ चुंबकित हो जाता है तो उसके एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे हम चुंबकन तीव्रता I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू होता है m/v, मात्रक होता है इसका एम्पियर/मीटर। अगर हम दंड चुंबक के लिए बात करें, ये एक मेरी सदिश राशि होती है। I इक्वल टू होता है m की वैल्यू हम लोग जानते हैं स्मॉल m, ये मेरा होता है ध्रुवीय सामर्थ्य होती है 12, ये चुंबक की लंबाई होती है। और अपॉन, तो मैं इसे क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ से I इक्वल टू हम लोग जानते हैं m/v होता है, तो m का वैल्यू हो गया m × 12, और जो नीचे आयतन हो गया वो हो गया क्षेत्रफल गुना इसकी लंबाई, यानी कि m/a। इसके बाद में इसी को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अधिकतम कितना चुंबकित किया जा सकता है, उस अधिकतम सीमा को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। फिर समझें कि किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अधिकतम जिस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है उस सीमा को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय तीव्रता। देखिए, चुंबकन और चुंबकीय दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित करने की जो क्षमता होती है वो उसकी चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। देखिए, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता में बहुत मामूली सा अंतर है। जो मेरी चुंबकन तीव्रता है वो एक सीमा होती है, और जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो एक क्षमता होती है। इसे हम, जो हमारी चुंबकीय तीव्रता होती है, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है B/μ0 - KI, जहां B पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय प्रेरण होता है, और I होती है चुंबकन तीव्रता। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, मात्रक होता है इसका एम्पियर/मीटर। अब हम लेते हैं चुंबकन क्षेत्र। देखिए, जब किसी पदार्थ को किसी क्षेत्र में चुंबकन के लिए रखा जाता है तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता B0 और निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि H बराबर होता है B0/μ0। एक सदिश राशि है, मात्रक होता है इसका एम्पियर/मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय पारगम्यता। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जिस अधिकतम सीमा या कोटि तक किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती हैं, उस अधिकतम सीमा के मान को उस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जिस मैक्सिमम सीमा तक पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वो सीमा चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। यानी कि μ इक्वल टू होता है B/H। B चुंबकीय प्रेरण और H चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति chi-m। इसको मुझे परिभाषित करना है। देखिए, सबसे पहले लेंगे इसमें चुंबकशीलता। चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। जो मेरा चुंबकित पदार्थ है उसके भीतर जो मेरा चुंबकीय प्रेरण होता है B, और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता μ कहते हैं। चुंबकशीलता होती है हमारी μ इक्वल टू B/H। पहले भी इस चीज को बताया है। जो चुंबकीय पारगम्यता होती है वही हमारी चुंबकीयशीलता होती है। मात्रक इसका होता है N/एम्पियर स्क्वायर या Weber/एम्पियर × मीटर। अब बात करेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता की।
तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं और सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसके बाद में देखेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता काई एम किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई और उसे उत्पन्न करने वाला जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। या ये कहें कि कोई पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण कर सकता है वो उसकी प्रवृत्ति यानी कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। काई एम इक्वल टू होता है आई अपॉन एच। अब देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता में जो संबंध होता है म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस के काई एम। आगे देखेंगे शैथिल्य हानि, धारणशीलता और निग्राहिता को परिभाषित करना है। देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा शैथिल्य वक्र। तो चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकन B या चुंबकत्व या चुंबक बनने की जो गुण होता है उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इनके बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो देखिए जैसे जैसे हम H को बढ़ाते जाते हैं ऐसे ऐसे जो हमारा चुंबकन होता है वो बढ़ता जाता है, चुंबकन बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है क्योंकि ये सब कुछ प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से मेरा एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, जो मेरी प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ये देखिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर 0 पर आता है, फिर विपरीत दिशा में चलता है, फिर 0 पर आ जाता है। तो सिमिलर कंडीशन से ये होती है कि जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा बढ़ती है ऐसे ऐसे, क्योंकि आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबकन, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा चुंबकन क्षेत्र, जैसे जैसे बढ़ेगा धारा बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे चुंबकन क्षेत्र बढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा चुंबकन देखिए ये बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है ये अपनी मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच जाता है। जब ये मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच जाता है उसके बाद में ये पुनः पीछे हटना प्रारंभ करता है। देखिए ये फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि इसका जो वैल्यू है यानी कि जो मेरा H जो मेरा चुंबकन क्षेत्र है वो मेरा 0 हो जाता है। ये देखिए यहाँ देखिए ये जो मेरा चुंबकन क्षेत्र है वो पुनः 0 हो जाता है। और लेकिन जो चुंबकन है वो 0 नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जो चुंबकन है उसको हम धारणशीलता से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलें फिर आगे देखिए विपरीत दिशा में हम लोग चल ही रहे हैं। यहाँ अब हमने विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। बिल्कुल इसी तरह से एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आकर के यहाँ पर जो मेरा चुंबकन क्षेत्र है वो 0 हो गया। यहाँ देखिए इस तरह से, फिर विपरीत दिशा में चले इस तरह से, और यहाँ जब हम पहुँच गए तो यहाँ मैक्सिमम फिर यहाँ से देखिए वापस होना शुरू हो गया इस तरह से, और फिर आ करके यहीं, और ये आगे तक ये जो मेरा वक्र है जो बनता है वो मेरा शैथिल्य वक्र कहलाता है। तो देखिए इसमें देखना मुझे शैथिल्य हानि क्या होती है। जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ को चुंबकित करने में किया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पर जब चुंबकन क्षेत्र को हटा लेते हैं यानी कि चुंबकन क्षेत्र को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, उसके बाद भी जिससे पदार्थ को जो जब पदार्थ में कुछ चुंबक तो 0 हमने कर दिया, चुंबकन क्षेत्र को 0 कर दिया, उसके बाद में पदार्थ में जो है कुछ चुंबक तो रह जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर
कुछ चुंबक तो रह जाता है, जिससे पदार्थ को दी गई ऊर्जा हमें पूरी तरह से वापस नहीं मिलती है। अतः प्रत्येक चक्र में ऊर्जा की कुछ हानि होती है, जिसे हम शैथिल्य हानि कहते हैं। अब इसके बाद में है धारणशीलता। देखिए धारणशीलता क्या होती है कि किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है, उस चुंबकत्व की माप है जो चुंबकन क्षेत्र हटा देने पर भी पदार्थ में शेष रह जाता है। देखिए यहाँ पर जो मेरा चुंबकन क्षेत्र है वो शून्य है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ चुंबकत्व अवशेष रह जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है, धारणशीलता कहलाता है। यानी कि वो चुंबकत्व क्या कहलाएगा, धारणशीलता कहलाएगा, जब चुंबकन क्षेत्र क्या हो, मेरा शून्य हो। इसके बाद में आता है मेरा निग्राहिता। देखिए किसी पदार्थ की निग्राहिता यहाँ होगी उस उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र। देखिए अब की बात उत्क्रम चल रहा, इधर बात करेंगे, इधर क्या है, इधर माइनस का है। उस उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र की माप है जो पदार्थ में शेष बचे। देखिए शेष बचेगा ये तब जब तक मैं इसको शून्य नहीं कर देता, यानी कि हम ये मान करके चलें कि जो चुंबकन है जब तक जीरो नहीं होता तो उस उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र के बराबर होता है। देखिए उत्क्रम है ना, यहां से देखेंगे कि उत्क्रम जो चुंबकन है, उस उत्क्रम चुंबकन क्षेत्र को निग्राहिता कहते हैं, जो शेष बचे चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई हैं, जो समझ में नहीं आई हो तो उससे मुझे अवगत कराएं, उसको पुनः समझाया जाएगा। धन्यवाद।